जब हम किसी वस्तु पर पड़ने वाला प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आंखों में प्रवेश करती है, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। जब तक कोई भी वस्तु प्रकाश को परावर्तित नहीं करेगा, तब तक वो वस्तु हमें दिखाई नहीं देगा। अंधेरे में जब कोई प्रकाश ही वस्तु पर नहीं पड़ता और वो परावर्तित नहीं कर पाता, जिस वजह से हम अंधेरे में वस्तु को नहीं देख पाते। जैसे मान लीजिए ये सूर्य से प्रकाश आ रहा और यहाँ एक मेज है और यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है। इससे जो भी प्रकाश पड़ेगा, परावर्तित होने के बाद जब इस व्यक्ति के आंख में प्रवेश करेगा, तब ये वस्तु इसको दिखाई देगा। प्रकाश की प्रकृति के आधार पर निम्न भागों में बांटा गया है वस्तु को। प्रकाश के साथ उसका जो व्यवहार है, उसके आधार पर वस्तु को निम्न भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो आपका है प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु वैसे वस्तु जो स्वयं को प्रकाश से प्रदीप्त वस्तु वैसे वस्तु जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। अर्थात प्रदीप्त वस्तु वे वस्तुएं हैं जो इसके पास खुद का प्रकाश हो, जैसे सूर्य और बल्ब। दूसरा है अप्रदीप्त वस्तु, वे वस्तु जिनके पास स्वयं का प्रकाश तो नहीं होता है, लेकिन जब उन पर कोई प्रकाश पड़ती है तो वो दृश्यमान हो जाते हैं और दिखाई देने लगते हैं। जैसे टेबल, चंद्रमा। रात्रि के समय में ये दिखाई नहीं देते क्योंकि इनके पास प्रकाश नहीं होता, लेकिन जैसे ही बल्ब जलाते हैं तो जब इन पर प्रकाश पड़ता है और ये प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं, जिससे हमारे आंखों तक पहुंच जाती है। तो ये सब वस्तुएं जो है अप्रदीप्त वस्तु है, जिनके पास खुद का प्रकाश न हो। अब तीसरी जो है पारदर्शी वस्तु। वे वस्तु जो एक ओर से दूसरी ओर प्रकाश चली जाए, जैसे शीशा, कांच और जल, जिससे होकर एक ओर से दूसरी ओर तक दिखाई दे, उसे हम लोग पारदर्शी कहते हैं। जैसे शीशा में हम लोग देखते हैं, शीशा का दरवाजा या खिड़की होता है, उसमें एक ओर से दूसरे ओर भी हम लोग देख लेते हैं। तो जिसके एक ओर से दूसरे ओर देखा जा सकता हो या प्रकाश एक ओर से दूसरे ओर जा रहा हो, उसे हम लोग पारदर्शी कहते हैं। दूसरा है पारभासी। वे वस्तु जिससे कुछ मात्रा में प्रकाश एक ओर से दूसरी ओर चली जाए, उसे हम लोग पारभासी कहते हैं। अर्थात जिससे एक ओर से दूसरे ओर देखने पे धुंधला दिखाई दे, उसे हम लोग पारभासी कहते हैं। जैसे खिड़की में कभी कभार कांच लगा होता है जो जिसे धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है, तो तेल लगा कागज, कभी आप देखिएगा आपके कॉपी या पुस्तक पे तेल गिर जाता है तो एक ओर से दूसरे ओर ट्रांसपेरेंट दिखने लगता है, उसे हम लोग पारभासी कहते हैं। अपारदर्शी, जिससे होकर प्रकाश एक ओर से दूसरी ओर ना जा सके, अर्थात जिसके एक ओर से दूसरी ओर हम नहीं देख सकते हैं, उसे हम लोग अपारदर्शी कहते हैं। जैसे लकड़ी के एक ओर से दूसरी ओर नहीं देख सकते हैं, तो ये क्या है, अपारदर्शी है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश का प्रवर्तन। जब किसी सतह से प्रकाश टक्कर के बाद वापस लौट जाए तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई शीशा रखा हुआ है और यहाँ से सूर्य का प्रकाश या बल्ब का प्रकाश आया और यहाँ से टकराने के उपरांत ये वापस लौट गया, इधर से आया और इधर लौट गया, इस ओर नहीं गया, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। ये किसी भी वस्तु से हो सकती है। जैसे आप चम्मच ले लीजिए, कोई वस्तु अपने सतह पर जो टकराने वाली
प्रकाश को वापस लौटा देती है, तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। यह प्रकाश का प्रवर्तन है। दर्पण दो प्रकार का होता है, पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। और फिर गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण। तो दर्पण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। अभी हम सबसे पहले समतल दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। समतल दर्पण, समतल दर्पण जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो उसे हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। अर्थात किसी भी परावर्तक सतह, आईना हो गया, कुछ भी है, उसका अगर परावर्तक सतह जिससे प्रकाश टकरा रही वो अगर समतल है उसे हम लोग समतल दर्पण कह रहे हैं। ये एक समतल है, इधर से प्रकाश आई और टकराने के उपरांत इधर चली गई, ये समतल दर्पण हो गया। तो समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में हम लोग जानेंगे, क्योंकि इससे कई बार प्रश्न पूछता है कि समतल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनेगा, उसका क्या प्रकृति है। तो समतल दर्पण से जब भी हम लोग प्रतिबिंब देखेंगे तो सदैव आभासी होगा, और जब भी कोई प्रतिबिंब आभासी बन रहा है उसका अर्थ ये कि वो सीधी होगा और वस्तु के आकार के बराबर होगा। तो समतल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी, सीधा और वस्तु के आकार के समान प्रतिबिंब बनता है। दर्पण के आगे जितनी दूरी पर वस्तु रखी होगी उतनी ही पीछे प्रतिबिंब बनता है, और प्रतिबिंब पार्श्वमुखी होता है। पार्श्व मतलब उल्टा। कभी आपने, जैसे मान लीजिए कोई आईना है, उससे आप अगर 2 मीटर के दूरी पर खड़ी है तो सेम आपको प्रतिबिंब में भी दिखेगा कि हम आईने से इतनी दूरी पर खड़ी है। मतलब जितना दूर पे आप खड़ी होंगे प्रतिबिंब भी उतना ही पीछे आपको दिखेगा आईने में। ये तो हो गया वस्तु से उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। और पार्श्व होता है, आप जब ऐनक देखते हैं तो आप गौर कीजिएगा कि आप अगर अपना दाहिना कान छू रहे होंगे तो आपको वहाँ पे महसूस होगा कि आप ऐना दिखेगा कि बायां तरफ है, मतलब पार्श्व उल्टा हो जाता है। अब तीसरा पॉइंट है कि पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए वस्तु के आधे आकार की समतल दर्पण होना चाहिए। ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। अगर कोई वस्तु 2 मीटर का है और हम चाह रहे हैं कि ऐनक में पूरा शरीर उसका है, तो हमें कम से कम आधा यानी 1 मीटर ऊंची मिरर लगाना पड़ेगा, तभी हम अपना पूरा प्रतिबिंब देख पाएंगे। चौथा पॉइंट है, यदि दर्पण भी चाल से वस्तु की ओर आ रहा हो तो 2 भी चाल से प्रतिबिंब आता हो महसूस होगा। अर्थात अगर कोई दर्पण है, आप 3 मीटर से की स्पीड से इसकी ओर बढ़ रहे हैं दर्पण की ओर, तो आपको लगेगा कि ऐनक में जैसे हम 6 मीटर की स्पीड तेजी से आ रहे हैं वस्तु की ओर, मतलब 2 गुना हो जाता है। साथ ही एक 5वां पॉइंट है कि यदि समतल दर्पण थीटा कोण से मुड़ा हो, हल्का सा आप अगर दर्पण को तिरछा कर दिए तो प्रतिबिंब जो है 2 थीटा झुका हुआ प्रतीत होगा। तो आप दिखेगा कि ज़्यादा ही टेढ़ा हो गया है शरीर, मतलब अगर थीटा घुमा है तो आप जो महसूस होगा कि आप 2 थीटा घूम गए हैं। तो समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की हम लोग विशेषता जाने। क्या क्या विशेषता है? तो सबसे पहले जो प्रतिबिंब होगा वो बस आभासी बनेगा, सीधा होगा और हमेशा वस्तु के आकार के बराबर होगा। दर्पण के आगे जितनी दूरी पर वस्तु रखी होगी उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब पीछे ऐनक में पीछे महसूस होगा, और प्रतिबिंब पार्श्व बनेगा, मतलब दायां वाला भाग बायां होगा, बायां वाला दायां होगा। और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण का आकार कितना होगा, तो वस्तु के आकार के आधा होना चाहिए कम से कम। अगर भी चाल से वस्तु की ओर चल रहे हैं तो प्रतिबिंब 2 भी चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। और सबसे लास्ट है कि अगर दर्पण थीटा कोण से झुक गया समतल दर्पण तो प्रतिबिंब 2 थीटा झुका हुआ महसूस होगा।
प्रकार का जो है गोलीय दर्पण, तो किसी खोखले गोले का चमकीला भाग जिससे एक और कलई किया होता है उसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। किसी खोखले गोले का, मान लीजिए कोई खोखला गोला है, जैसे मान लीजिए नारियल का गोला होता है तो जो उसको फोड़ने के बाद अंदर पूरा खाली होता है, किसी खोखले गोले का चमकीला भाग। अब इसे हम दो भागों में मान लीजिए काट दिए। जब हम दो भागों में काट देंगे तो क्या बन जाएगा, एक ये और एक ये, जिसका एक और कलई किया होता है। कलई मतलब जब आप ऐनक देखते होंगे तो आप देखते होंगे उसका दूसरा और पेंट किया होता है। हम लोग पढ़े हैं कि शीशा जो है पारदर्शी है, एक ओर से दूसरे ओर दिख जाता है, तो परावर्तन नहीं होगा क्योंकि दोनों तरफ चला गया। तो एक दूसरी ओर प्रकाश न जाए इसके लिए पीछे हम लोग क्या करते हैं, कलई कर देते हैं, जिससे प्रकाश दूसरी ओर ना जाके वापस लौट जाए, अपारदर्शी बना देते हैं। तो ये आपका गोलीय दर्पण हुआ। इसको दो भागों में हमने काटा, तो जिस भाग का बाहर की ओर कलई किया होगा ये आपका उत्तल हो जाएगा, जिसके उभड़ा भाग से होगा, और जिसके बाहर की ओर कलई होगा यानी प्रवर्तन अंदर से हो रहा होगा, ये आपका अवतल हो जाएगा। आप समझ रहे हैं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार का था, एक उत्तल एक अवतल। तो जिसके उभरे हुए भाग से प्रकाश टकराए, इधर से प्रकाश आया और इधर से टकरा गया, ठीक है, तो उभरे हुए भाग की ओर आया तो ये उत्तल है। और जिसके धंसे हुए भाग से अगर प्रकाश टकरा रहा है, इधर तो पेंट हो गया, तो जिसके इस ओर से गहरा वाले भाग से अगर टकरा रहा है तो वो अवतल हो जाएगा। जैसे चम्मच आप देखिए, ये चम्मच है, तो पीछे वाला भाग चम्मच का उत्तल होता है और अंदर का भाग जो होता है अवतल होता है। तो आप अब देख के बता सकते हैं कि अगर ऐनक कुछ स्पर्श किए, अगर उभड़ा हुआ महसूस हो रहा है तो वो आपका उत्तल होगा, और अगर धंसा हुआ महसूस हो रहा है तो वो आपका अवतल हो जाएगा। अब दर्पण के कुछ भाग हम लोग मुख्य भाग देख लेंगे। मान लीजिए ये आपका दर्पण हो गया, तो ये M है और ये N है। M से N तक, MN जो है वो द्वारक कहलाएगा, द्वारक, इसमें प्रवेश करने वाला भाग, क्योंकि ये अवतल दर्पण है, बाद में देख लेंगे ये अवतल अवतल। और इस दर्पण का बीचों बीच, ये मान लीजिए बीच वाला भाग, ये आपका बीच है। इस मध्य भाग को हम लोग P से दर्शाते हैं, इसे ध्रुव कहा जाता है, ठीक है। और इस गोले का केंद्र जहाँ भी होगा उसको हम लोग C कहते हैं, जिसे वक्रता केंद्र कहा जाता है, वक्रता केंद्र, P से C। और PC जो मिलाने वाली लाइन है उसको वक्रता त्रिज्या। इस लाइन के मध्य में यानी PC के बीचों बीच, PC के बीचों बीच एक बिंदु होता है जिसे हम लोग फोकस कहते हैं, F से दर्शाते हैं, फोकस। और PF, P से F की दूरी फोकस दूरी होता है, फोकस दूरी। ये आप किसी दर्पण के सारे भाग देख लिए। कौन कौन सा भाग देखे हम लोग, एक बार देख लेते हैं। MN द्वारक हो गया, ये मध्य बिंदु ध्रुव हो गया, P से दर्शाते हैं। इसके केंद्र को C से वक्रता केंद्र हो गया, इसे वक्रता त्रिज्या PC को कह देंगे। और इसके मध्य में F होता है जिसको हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, जो PC के PF जो होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, R/2, F बराबर R/2, क्योंकि बीचों बीच होता है। हम
हमने देखा चित्र में सभी पाठ, अब उसका परिभाषा एक बार देख लेते हैं। ध्रुव, ध्रुव गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे पी अक्षर से दर्शाया जाता है। हम लोगों ने देखा कि अगर दर्पण है तो इसके मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव कहते थे और ये पी से दर्शाया जाता था, यानी दर्पण का बीचों बीच वाला भाग। वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ये हम लोगों ने देखा कि इसे हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं, सी के द्वारा दर्शाया जाता है। दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये हम लोगों ने देखा भी कि PC जो होता था, PC वक्रता त्रिज्या P से C तक। अब मुख्य अक्ष दर्पण P और C से गुजरने वाली लाइन को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली सीधी काल्पनिक रेखा को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं, यानी ये वाला जो लाइन है ये मुख्य अक्ष होगा। मुख्य अक्ष पर ही वक्रता केंद्र होता है और फोकस होता है। जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से टकराने के बाद परावर्तन के बाद वे जिस बिंदु पर मिलते हैं अवतल दर्पण में मिलते हैं या उत्तल दर्पण में मिलते हुए प्रतीत होता है, ये आगे हम लोग देखेंगे, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। हम लोगों ने पढ़ा कि ये आपका P है और ये आपका C है, इसके बीच वाले भाग को F कहते हैं। वो तो ठीक है कि F कहते हैं, लेकिन इसको अगर निकालने के लिए बोला जाए कि F कहाँ होगा तो इसका पता करने का होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर एकदम सीधी रेखा, इसके सीधी रेखा आपको लाना और ये जिस बिंदु से होकर गुजरे वही F होगा। कोई भी समांतर रेखा अगर आ रही है तो टकराने के बाद आपका यहीं से गुजरेगा सभी बिंदु। तो यहाँ से एक प्रश्न भी पड़ता है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश परावर्तन के बाद किस बिंदु पर मिलती है, तो वो फोकस पे, मुख्य अक्ष को फोकस पे काटती है। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से टकराने के बाद वो किस बिंदु पर मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, तो फोकस पर। अब फोकस दूरी क्या है, हमने बताया था आपका P से F, P से लेके F तक की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। और ये भी बताया था कि वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि वक्रता त्रिज्या जो फोकस जो होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, यानी F बराबर R/2। अगर R 4 है तो फोकस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसका आधा। या इसी को एक घुमा के अगर कभी पूछेगा तो दे देगा R बराबर 2F, R बराबर 2F। हम लोग पीछे देख चुके थे कि गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होता है, गोलीय और समतल। गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, एक अवतल और दूसरा उत्तल। अब हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण का परावर्तन सतह धंसा हुआ हो, अर्थात ये एक दर्पण है, ठीक है, तो जिसका नीचे वाले भाग से अगर परावर्तन हो रहा है, अंदर वाले भाग धंसा हुआ, जब आप किसी ऐनक को छुइए अगर वो धंसा हुआ अंदर की ओर लग रहा है, समझ जाइएगा ये अवतल है, ठीक है। तो ये अवतल है क्योंकि इसका बाहर भाग कलई है, अंदर से परावर्तन हो रहा है। ये इसका ध्रुव हो जाएगा, ये वक्रता केंद्र हो जाएगा, ये फोकस हो जाएगा और ये आपका द्वारक हो जाएगा। अब आ गया उत्तल दर्पण। जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभड़ा हुआ होता उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। ये प्रश्न आपसे पूछेगा, तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभड़ा हुआ होता उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका दर्पण हो गया, नीचे से कलई है, छूने पर अगर उभड़ा हुआ महसूस हो रहा तो आपको उत्तल दर्पण कहते हैं,
ठीक है। इधर से प्रकाश, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये आपका सी हो गया, ये आपका पी हो गया। इसमें प्रकाश जब आएगी तो टकराने के बाद उधर ना जा पाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये प्रकाश को फैला देता है। उत्तल दर्पण क्या करता है, फैलाता है, तो ये इधर मुड़ जाएगा। जो समांतर आएगी इधर मुड़ जाएगी। अब जब इधर मुड़ जाएगी तो प्रतिबिंब बनेगा नहीं, क्योंकि प्रतिबिंब के लिए टकराने के बाद मुख्य अक्ष से गुजरना होता है, या फोकस। अब यहाँ पे आए नहीं, फोकस मुख्य अक्ष पे आएगी तभी फोकस का पता चलेगा। तो हम लोग अनुमान लगाएंगे कि ये मुख्य अक्ष को किस स्थान पर काटेगी, क्योंकि फोकस तो वही होगा जहाँ समांतर किरणें काटेगी। तो ये आपका हम लोग काल्पनिक तौर पे बनाएंगे कि ये ऐसे, मान लीजिए अगर नहीं कटती, अगर पार कर जाती तो इस प्रकार ये आती, और ये काटती हुई महसूस होगी आपको। ये वास्तविक में यहाँ नहीं काट रहा है, ये वास्तविक में काट नहीं रहा, बल्कि हम लोग मिलाए हैं, कल्पना किए हैं कि जो अगर इधर आती तो कहाँ काटती, यानी ये एफ हो जाएगा। ये आपका उत्तल दर्पण है, क्योंकि उभड़ा हुआ भाग से परावर्तन हो रहा है। इन तीनों बिंदु से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रतिबिंब बनने के लिए कुछ नियम है, तो डायरेक्टली पूछ सकता है। पहला नियम है, यदि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आती है तो प्रवर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरेगी। ये हमने आपको बताया कि जब भी दर्पण के समांतर कोई प्रकाश आएगी, ये दर्पण है, मुख्य अक्ष है, इसके समांतर जब भी कोई प्रकाश आएगी तो ये प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पे काटेगी वो फोकस होगा। यानी कोई भी समांतर किरण प्रवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगी, ये पहला नियम है। दूसरा, जब प्रकाश की किरण फोकस दूरी से होती हुई दर्पण पर आपतित होती है तो प्रवर्तन के बाद मुख्य, ये सेम इसका उल्टा है। इसे इसका कहना है कि अगर कोई, ये पी हो गया, ये सी हो गया, जैसे इसमें अगर कहा गया था समांतर किरण आने के बाद फोकस से जाएगी, तो अगर मान लीजिए कोई फोकस से आई, फोकस से गुजरी, तो टकराने के बाद ये समांतर जाएगी। कहने का तात्पर्य है, जिसे हमने यहाँ देखा कि अगर कोई समांतर आई है तो टकराने के बाद ये फोकस से गुजरी है, तो कह रहा है कि कोई अगर फोकस से गुजर रही है, कोई प्रकाश फोकस से आई है, तो ये टक्कर के बाद सीधी हो जाएगी। मतलब सीधी आई तो फोकस से जाएगी, फोकस आई तो सीधी हो जाएगी। और तीसरा है, जब किरण दर्पण के वक्रता केंद्र पर आपतित होती है तो वापस अपने ही पथ पर लौट जाती है। मतलब देखिए, दर्पण है, ये आपका P हो गया, ये आपका C हो गया। तो जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता से होती हुई आएगी, वक्रता से होती हुई, मान लीजिए वक्रता के अंदर यहाँ से होती हुई अगर आई, प्रकाश आई, तो वापस इसी पर से लौट जाएगी, इधर उधर नहीं जाएगी, उसी पर से लौट जाएगी। ये तीन नियम है। पहला नियम है कि अगर समांतर आई है तो फोकस से चली जाएगी, और अगर फोकस से आई है तो समांतर होके जाएगी। तीसरा है कि अगर वक्रता केंद्र से आई है तो वक्रता केंद्र से ही उसी पथ पे लौट जाएगी। अब प्रश्न पूछेगा कि वस्तु कहाँ पे है तो कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति और कहाँ पे होगा, क्या स्थिति होगा। तो अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब जब वस्तु अनंत पे हो। मान लीजिए ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपका Mn द्वारक हो गया, ये आपका P हो गया, ये आपका C हो गया, ये आपका F हो गया, और जो वस्तु है वो आपके अनंत पे है, अनंत पे कहीं पे स्थित है, मान लीजिए। ठीक है। तो प्रतिबिंब तभी बनता है जब दो रेखाएं आपस में एक जगह पे काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है। अगर काटी तो वास्तविक, प्रतीत हुई तो आभासी। अब यहाँ से प्रकाश आया और आने के उपरांत चूंकि ये समांतर आया है
तो फोकस से कट के गुजर जाएगी। ठीक है, दूसरा प्रकाश, दो लाइनें आनी आवश्यक होती है तभी प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि दो जब तक काटेगा नहीं तब तक प्रतिबिंब बनेगा नहीं। तो दूसरी जो है यहाँ से चला और चूंकि दो है तो वस्तु को हम लोग